चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। एक शेर उस शख्सियत के लिए पढ़ना चाहता हूं, उस पर्सनैलिटी के लिए, उस व्यक्तित्व के लिए एक शेर पढ़कर अपनी खबर की शुरुआत करना चाहता हूं। एक शेर है नवाज देवबंदी का, बड़े मशहूर शायर हैं उर्दू के, नवाज देवबंदी उनका नाम है। वो कहते हैं, हूं एक जुगनू दिया नहीं हूं, हूं एक जुगनू दिया नहीं हूं, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूं। यह शेर है रवीश कुमार के लिए। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रवीश कुमार को सम्मानित किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। वो अमेरिका में है इस वक्त और उन्होंने वहाँ एक संबोधन कल दिया है। उस संबोधन में उन्होंने बताया कि देश के अंदर दो तरीके की चीज़ें चल रही हैं, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक है गवर्नमेंट ऑफ मीडिया। मैं भी मीडिया के बारे में आपसे बार बार कहता हूं, जिस दिन आप इस मीडिया में सुधार कर लेंगे उस दिन आपको किसी सरकार में सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार पे सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी राजनीतिक पार्टी पे उसके लोगों के बयानात पे सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ खुद सुधर जाएगा क्योंकि ये मीडिया सुधर जाए। ये मीडिया जो सरकारी दरबारी बन चुका है, भोंपू बनकर सारे दिन बाजे की तरह बजता है, जो सिर्फ नफरतें फैला रहा है आप लोगों में, जिसका काम नफरतें फैलाना नहीं था। हमने भी सीखा अपने गुरुओं से। मेरे गुरु हैं राज कौशिक, गाजियाबाद के बड़े सीनियर टॉप मोस्ट पत्रकारों में रहे हैं। उनका कहना है पत्रकारिता जो है वो सनसनी फैलाना नहीं है। सनसनी फैला, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है साहब, 4 लोगों की हत्या हो गई है साहब, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, चलती कार में लड़की के साथ बलात्कार हो गया। तो ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता जो है वो एक मिशन हुआ करती थी, जो जंग आज़ादी की जिसके दम पर लड़ाई लड़ी गई थी। जैसा कि मैंने पिछली खबर में कहा था, इसलिए कहा जाता था, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, गर तौफ हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। तो अखबार निकाला इसीलिए जाता था। मेरे दूसरे गुरु हैं चेतन आनंद जी, बहुत अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने सिखाया कि पत्रकारिता के असल माने होते क्या हैं, पत्रकारिता कहा किसे जाता है, पत्रकारिता में दिखाना क्या चाहिए, बताना क्या चाहिए, उन्होंने मुझे सिखाया। मेरे तीसरे गुरु हैं डॉक्टर बदिउज़्ज़मा साहब, जो भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं। उन्होंने हमें बताया कि पत्रकारिता असल होती क्या है। पत्रकार का मतलब किसी से दुश्मनी निकालना नहीं होता, पत्रकारिता का मतलब नफरत फैलाना नहीं होता, पत्रकारिता का मतलब है समाज को जोड़ना और जो सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में आवाम को जागरूक करना और जो आवाम की परेशानी है उसके बारे में सरकार को बताना। लेकिन आज मीडिया क्या कर रहा है? पीआर कर रहा है, पीआरओ बनकर रह गया है सरकार का। घंटों घंटों नेताओं के बयान चलाए जा रहे हैं और सरकार की पॉलिसियों को सिर्फ बताया जा रहा है। लोगों की दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाने का जो काम, जो माध्यम, जो मीडिया का रोल होता था, वो मीडिया छोड़ चुका है। खैर, हम बात कर रहे हैं रवीश कुमार जी पर। रवीश कुमार बहुत सीनियर पत्रकार हैं इस देश के अंदर और आज ऐसे माहौल में भी अगर वो बोलने की जुर्रत करते हैं, हिम्मत करते हैं और एनडीटीवी उनको वो स्पेस देता है, तो एनडीटीवी को भी सैल्यूट करता हूं और रवीश कुमार जी को भी सैल्यूट करता हूं और दिल से उनको दुआएं देता हूं कि खुदा उनको एक लंबी उम्र दे। इस मुल्क में इन हालात में ऐसे पत्रकारों की कौम के मायने लोग समझते हैं कि कौम का वर्ड अगर यूज़ किया जाए तो उसके मायने ऐसे हो जाते हैं जैसे मुसलमान अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। कौम के मायने हैं राष्ट्र के और कौमी के मायने राष्ट्रीयता के हैं, यानी कि कौमी तराना, राष्ट्रीय तराना यानी कि राष्ट्रीय गान, कौमी झंडा यानी कि राष्ट्रीय झंडा। तो कौमी यानी कि राष्ट्र हुआ, राष्ट्रीय हुआ, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है आज कौम को, राष्ट्र को ऐसे पत्रकारों की जो दिखाएं सच है क्या, वरना सब लोग तो नफरत बांटने में लगे हैं, सब लोग तो अपना माहौल बनाने में लगे हैं हिंदू मुस्लिम का, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो उनके बयान का एक हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो उन्होंने इस मीडिया को आईना दिखाने की कोशिश की है। वो हमेशा करते भी हैं और उसके लिए भी मैं उनको सलाम करता हूं, उनके उस जज्बे को कि इस तमाम नफरतों के माहौल के बीच वो कितनी अधीनगी से, जहां लोग क्या नाम है, देश की अदालत, फलानी अदालत, बड़े बड़े स्टूडियोज ला के, बड़ा बड़ा ड्रामा सजा के, बड़े बड़े ढैन ढैन म्यूजिक बजा के, पता नहीं कैसे कैसे माहौल बना के किस तरीके से खबरों को पेश कर रहे हैं। वहीं रवीश कुमार बिल्कुल सिंपल सोबर बैठते हैं, अधीनगी से बात करते हैं, बात को समझाते हैं, इतने आसान अल्फाज में बात करते हैं कि एक आम आदमी को भी बात समझ आती है कि वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने देश में बढ़ रहे जातिवाद, एजुकेशन में बढ़ रहे जातिवाद, उन्होंने राजस्थान के एक विद्यानगर का, जो जयपुर में है, विद्यानगर उस एरिया का नाम है, वहाँ के कुछ हॉस्टलों का जिक्र किया।
जो राजपूताना हॉस्टल है, जो ब्राह्मण हॉस्पिटल है, मतलब हॉस्टल हैं, मतलब तो वो किस तरीके से जातिवाद फैल रहा है और इस मीडिया में किस तरीके का पूरा एक जातिवाद फैल चुका है, नफरत जो फैला रहा है, वो बयान मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आखिर तक सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग अभी उस लायक नहीं हैं, अभी हम बहुत निचले स्तर पे काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत सिंसियर लोग हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं, समझाते हैं, प्यार की बात करते हैं। ऐसे ही पत्रकारों की ज़रूरत है। इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनको आगे बढ़ने में इनकी मदद कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों की मदद नहीं करेंगे तो अच्छे लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे। फिर आप सवाल वही करेंगे कि आपकी कौन बात करेगा। तो आपकी बात कब करेगा आदमी? जब जज मर जाएगा तब आप खामोश रहेंगे, जब पत्रकार का मर्डर हो जाएगा तब आप लोग खामोश रहेंगे, जब अच्छे नेता बोलेंगे और उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी तब आप लोग खामोश रहेंगे। तो होगा कैसे? क्योंकि हो तो सब कुछ आप ही के साथ रहा है। खबर के आखिर में आपके उस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, वो वीडियो पूरा देखिएगा। खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर ऐसे ही एक मुद्दे के साथ दिलचस्प भी और सुलगता हुआ मुद्दा भी लेकर मैं आपके बीच आऊँगा। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त। होता है जब आप कुर्सी पर होते हैं तो आप सूरज से ऊपर नजर आते हैं, होता है, पर सूरज अपने रफ्तार से उगता डूबता रहता है। तो आप समझिए इस बात को लेकर कि हम क्यों कास्ट कॉलोनी में फंसे हुए हैं। चेक कीजिए अपने आप को, पूछिए इस सवाल को। अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो कीजिए, हमें भी बताइए कि हम इस कास्ट कॉलोनी से कब निकलेंगे। आंध्र प्रदेश में ब्राह्मणों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, AP ब्राह्मण co-op.com। क्यों बनी है? रिजर्व बैंक है, इतने सारा प्राइवेटाइजेशन है, लिबरल इकोनॉमी आ गई है, ब्राह्मणों की कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनी है? और उसको एक चीफ मिनिस्टर उसका उद्घाटन करने क्यों जाता है? उसके मेंबर में तेलुगु में सारा लिखा हुआ, तो जितनी अंग्रेजी में जो पॉइंट्स हैं उसमें जो मैंने देखा तो उसमें लिखा है कि हम गरीब ब्राह्मणों को इसके जरिए कार लोन देंगे, होम लोन देंगे और एजुकेशन में हेल्प करेंगे। और इसके सदस्य कौन है? जो जज रिटायर हो रहे हैं ब्राह्मण के पोस्ट से, जो IAS ऑफिसर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं, ब्राह्मण हैं। तो ये कास्ट कॉलोनी क्यों बनी? क्यों हमारी आर्थिक नीतियां क्या फेल हो रही है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक उदाहरण है? नहीं। बेंगलुरु में ब्राह्मणों की एक वैदिक सोसाइटी बनी है, 2700 घर 2013 से बन रहे हैं, बन भी गए होंगे। एक एक्सक्लूजन, जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन जो है वो लगातार चल रहा है, जो प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन जो है वो लगातार कमजोर किया जा रहा है। इंक्लूजन जितना ज्यादा कमजोर होगा आपकी डेमोक्रेसी कमजोर होती जाएगी, और ये काम आपका मीडिया करता है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे कैसे घेटो बन रहे हैं। जयपुर से इस जातिवाद को एक नया रूप आपको देखने को मिला जब एक फिल्म को लेकर विवाद हुआ। लेकिन जयपुर शहर में आपको मालूम होना चाहिए कि 18 से ज्यादा कास्ट हॉस्टल्स हैं, 18 से ज्यादा। और उन सब कुछ की बिल्डिंग में मैं खुद गया हूँ, 8-10 की बिल्डिंग में तो मैं खुद गया हूँ। काफी अच्छी बिल्डिंग है, इतनी डिजाइन नहीं पर इसी तरह की कंक्रीट की बनी है। कास्ट लीडर, कास्ट ऑफिसर जो IAS बन जाते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं, वो अपनी जाति के हॉस्टल में लैपटॉप दान करते हैं, किताबें दान करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये जाति के हॉस्टल्स हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राजपूत छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास, जाट छात्रावास, बैरवा छात्रावास, मीना छात्रावास, जैन हॉस्टल, अग्रवाल छात्रावास, गुर्जर छात्रावास, गुर्जर गौड़ हॉस्टल, यूथ हॉस्टल, जैन महिला छात्रावास, यादव हॉस्टल। और इनमें से जो ज्यादातर हैं वो कहाँ हैं? उसका नाम है विद्यानगर, जयपुर में। तो ये जो कास्ट कॉलोनीज जो आप देखते हैं, हमारी आइडेंटिटी अचानक निकल के आ जाती है, ये हवा में नहीं निकलती है। आप हिंदुस्तान के शहरों में किसी भी मोहल्ले से निकले तो बाहर वो जाति परिचय सम्मेलन बना रहता है कि हाँ हम इस फलाने राजपूत समाज का परिचय सम्मेलन, विवाह का, यादव समाज का, ब्राह्मण समाज का, कोई समाज का। और यही जो पॉलिटिकल पार्टियां जो एक सुपर स्ट्रक्चर के रूप में बनी हुई हैं, इसके भीतर भी कास्ट कॉलोनी है। और वहां भी एक कास्टिज्म ये है कि समय समय पे जो पावरफुल कास्ट हैं उनको अपनी मर्जी का करने की छूट दी जाती है। बस जला लो, किसी का सर तोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हमारे कई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करा सके, फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, सिर्फ इसलिए कि उस कास्ट कॉलोनी का नेता आपके उस नेता पे भारी पड़ जाता है जो बंबई का और हार्वर्ड से लोगों को बुलाकर स्लोगन लिखता है कि हम कुछ नया इंडिया बना देंगे। कुछ भी नया इंडिया नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आधुनिक होकर भारतीयों
की संख्या, आप सब जो मॉडर्न आउटलुक लेकर बड़े हो रहे हैं, वो इतनी छोटी क्यों है, वो इतनी कमजोर क्यों लगती है? और जो लोग दूसरी तरफ आधुनिकता के साथ, इसी आधुनिकता के साथ है ना, इसी आधुनिकता ने संभव किया कि आप ब्राह्मण कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कल को हर जातियों के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने लगेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक तरह से, जाति के आधार पर बना हुआ है, कॉलोनी बन रहा है, घेटो बन रहा है। तो ये सारी संस्थाएं जिस पर हम बहस करते हैं, हमने कभी नहीं कि यही जाति की पहचान जो है अपना शर्म छिपाने के लिए धर्म की पहचान को आगे करती है, और दोनों तरह की पहचान का झगड़ा जो है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान की पहचान से। हमने अपने नागरिकों को 50-70 साल में ये नहीं बताया कि हमने, हमारी संविधान क्या है, हमारा संविधान क्या है, उसकी भावना क्या है। यहाँ के लॉ स्कूल में मैं देख रहा था, लाइब्रेरी के दीवारों पे संविधान की मूल बातें, मूल शब्द लिखे हुए हैं लैटिन में, तो शायद आने जाने वालों को याद दिलाते रहते होंगे। हमें नहीं मालूम कि हमारा संविधान कहाँ है। काशीराम राजनीति में नहीं आते तो शायद संविधान इतना राजनीति के फोर्थ फ्रंट पे नहीं होता। एक अम्बेडकर की मूर्ति गांव-गांव में नहीं लगती संविधान लेकर खड़े एक शख्स की, वो नहीं है। तो हमारा हमेशा एक अटैक होता है मीडिया के जरिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड सिटीजनशिप है वो डेवलप नहीं कर पाती है, जो सिविल सोसाइटी बननी चाहिए थी वो डेवलप नहीं कर पाती है। इसीलिए भीड़ जो है वो एक तरह से आपको रूल कर रही है, आपको कंट्रोल कर रही है। और भारत की राजनीति की तरह जो आपका मीडिया है वो इन कास्ट कॉलोनी से आ रहा है। अगर आप हमारी मीडिया न्यूज रूम की डाइवर्सिटी को देखेंगे तो वहां भी आपको एक कास्ट कॉलोनी नजर आएगी। कई बार लगता है कि ये अचानक बन गया होगा, बन जाता है अचानक मौके, अगर आप पूरा अपने हाथ में उस पर कब्जा कर लें तो इस तरह के अवसर अचानक बनते हुए लगते हैं, पर ये अचानक नहीं बनते। इतिहास की एक प्रक्रिया है, आधुनिकता की एक प्रक्रिया है जिससे बनते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारी आधुनिकताएं जाति के स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ रही है। आप में से ही बहुत सारे लोग अंतर्जातीय विवाह करेंगे, और जरूर कीजिएगा, जिसने जिंदगी में प्यार नहीं किया और प्यार को जिसने कबूल नहीं किया वो जिंदगी भर दूसरों का पीछा करता है। तो इसलिए प्यार करना और कबूल करना और राजनीति में आना तो सबसे पहला काम यही करना, कहना कि हमने किसी से प्यार किया था, किसी को चाहा था, बात बनी नहीं बनी, बन गई तो ये रही। तो वो जो भागता है, जो नेता प्यार को नहीं कबूल कर सका वो अपनी नजरों में नेता नहीं है। तो मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए ये मीडिया डेमोक्रेसी की डाइवर्सिटी के खिलाफ है। वो कभी सेना के कवर में आता है, कभी रिलीजन के कवर में आता है, कभी सुपर पावर इंडिया के कवर में आता है, कभी किसी और चीज के कवर में आता है, लेकिन वो लोगों के कवर में कभी भी नहीं आता है। वो हमेशा लोगों को मार्जिनलाइज कर रहा है। और ये प्रोसेस अब स्टेट लेवल पे भी जो छोटी छोटी मीडिया हाउसेज हैं वहां पर हैं, एंकर को हटाया जा रहा है। अगर आप जज लोया प्रोग्राम करते हैं तो मराठी के एंकर को हटा दिया गया है। मैं ही बच गया हूँ लास्ट में हटाने वाला, क्योंकि मैं नहीं गया था, मुझे मालूम है 5 ही मिनट की बात है, तो मैं कितना कुछ बताऊंगा। तो ये एक स्थिति है, एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो इसमें कर रहे हैं, पर उन अपवादों से वो तस्वीर बदलने की कोशिश मत कीजिए। वो जरूर कर रहे हैं, आप मुझे गिन सकते हैं, आप मधु जी को गिन सकते हैं, पर उन अपवादों से उस बिग पिक्चर को आप बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप धोखा खाएंगे, अपने आप को धोखा में रहेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ मीडिया है। अभी देखो, मैं गवर्नमेंट ऑफ मीडिया की बात कर ही सकता हूँ। तो खास धर्म और खास जाति से बनी है। जब तक आप इसे बर्खास्त नहीं करेंगे, वो तरीका क्या हो आप समझें, आप खुद को और भारत को लोकतांत्रिक नहीं बना सकेंगे। हमें भारत को नए सिरे से लोकतांत्रिक